तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां हम रिव्यू करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ को। जी हां, रॉ का शो है तो अच्छा ही होता है भाई, लेकिन यहां पे आज सीएम पंक की शो को स्टार्ट करते हैं, उस पे मैं आता हूं। वीडियो को आप एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। और पंक के चेहरे पे आज उदासी दिख रही थी, नाराजगी दिख रही थी, वो खुश एक्साइटेड बिल्कुल भी नहीं थे। तो थोड़ा वियर्ड था उनका मूड आज, और वो बात करते हैं कि कैसे कई सारे लोग अब उनसे पूछने लगे कि इस करियर में इस स्टेज पे तेरे और कितने मैच बचे हैं। और सीएम पंक कहते हैं कि अगर तुम मेरे हेटर हो तो ये आंसर तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, और मेरे फैंस हो तो तुम काफी हैप्पी हो जाओगे, बिकॉज जितने भी तुमने मैच सोचे थे उससे कई ज्यादा मैचेस में लड़ सकता हूं। लेकिन जब WWE में मैं आया था, मैंने बोला था मैं यहाँ फ्रेंड्स बनाने नहीं आया हूं, अनजाने में मैंने अपना बहुत बड़ा एक दुश्मन जरूर बना लिया है। और ड्रू मैकिंटायर के साथ ये सारी चीज खत्म करने के लिए अब सिर्फ एक ही तरीका है, एंड दैट इज हेल इन अ सेल। वो बोलते हैं कि किस तरीके से हेल इन अ सेल मैचेस की अगर बात करी जाए और लोग उनसे पूछें और तू कितने दे सकता है, मैं बोलूंगा आई हैव 0 मैचेस लेफ्ट इन मी। और वो कहते हैं मेरी सिस्टर ने, मेरी वाइफ ने, सारे लोग मुझे मना कर रहे हैं कि ये हेल इन अ सेल मैच तुझे बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन अब मैं एग्जैक्टली तुम्हें वो रीजन बताने वाला हूं कि क्यों ये हेल इन अ सेल मैच मैं लड़ने वाला हूं। और वो बोलते हैं कि भाई ड्रू मैकिंटायर ने मुझे इस लिमिट तक पुश कर दिया है कि वो जो डेविल मैंने प्रॉमिस करा था मेरे अंदर से निकल के बाहर आ सकता है, अब वो बाहर आ चुका है। सीएम पंक कहते हैं कि देख भाई, हेल इन अ सेल के अंदर ड्रू मैकिंटायर मैं ऐसे प्रॉमिसेस नहीं करूंगा जो मैं रख नहीं सकता हूं, लेकिन मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं तुझे किल करूंगा, आई विल किल यू, लेकिन इतना जरूर प्रॉमिस कर सकता हूं दैट आई एम गोइंग टू ब्लीड यू। सीएम पंक कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर को मुझे मारना पड़ेगा अगर इस मैच में मुझे हराना है, और वो कहते हैं कि मैं मरने के लिए तैयार हूं अगर ये हेल इन अ सेल मैच ही इस सीएम पंक के करियर का एंड है तो वही सही। लेकिन ड्रू मैकिंटायर के सामने सीएम पंक जो है वो झुकने नहीं वाले, और अगर ड्रू मैकिंटायर भी प्रिपेयर्ड है इसी तरीके से अपने आप को त्यागने के लिए, मरने के लिए उस हेल इन अ सेल मैच के अंदर, तो वेल एंड गुड है, बिकॉज देन सीएम पंक विल मीट हिम इन हेल। तो ये कमाल का प्रोमो था सीएम पंक का भाई, जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरा एटीट्यूड रखा, वाइब ऐसी रखी कि उनको पता है कितना बड़ा डेंजर उनके लिए हो सकता है, उनका करियर एंड हो सकता है इस मैच के अंदर, इतना डेंजरस हेल इन अ सेल है। तो स्टिपुलेशन को जिस तरीके से यहाँ पे बनाया गया बहुत ही बढ़िया था, और ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न अब नेक्स्ट वीक होगा। होपफुली इन दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन भी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन अब जो मूड है इस स्टोरी का वो काफी चेंज हो चुका है, बिकॉज इनको भी पता है कि कितने डेंजरस जगह पे जा रहे हैं। एक ऐसा मैच जो कि सीएम पंक का करियर खत्म कर सकता है, और दूसरी तरफ जहां ड्रू मैकिंटायर का रिकॉर्ड उनकी हिस्ट्री में बिल्कुल ही बकवास है। इसके बाद बात करते हैं तो पीट डन का मैच होता है शेमस के साथ, जहां पे शेमस अपनी शलेली यूज करना चाह रहे थे, लेकिन रेफरी ने उनको पीछे कर दिया, और इसी डिस्ट्रैक्शन के चलते पीट डन ने एक क्रिकेट बैट से शेमस को अटैक करा, बिग बूट मारा और उनको यहां पे हरा दिया है। तो आई डोंट थिंक कि आखिरी मैच था इन दोनों के बीच में, लेकिन आज पीट डन को विक्ट्री दी गई। इसके बाद बैकस्टेज होते हैं रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट, और वहां आ जाते हैं जे ऊसो, और जे ऊसो बोलते हैं भाई डेमियन आज तेरा मैच है डोमिनिक के साथ, कोई भी जरूरत होगी मैं वहां पे अवेलेबल हो जाऊंगा। लेकिन जेवियर वुड्स यहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि देखो भाई, जजमेंट डे से आज हम जो है टैग टीम टाइटल्स के लिए लड़ने वाले हैं, और हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारी हेल्प करे, हम खुद वो चीज अचीव करना चाहते हैं। डेमियन जैसे तू नहीं चाहता था जजमेंट डे तेरी हेल्प करे, अब हम चाहते हैं कि तुम हमारे बिजनेस में बीच में मत आना, हमें वो टाइटल जीत के सबको प्रूव करना है कि आज के दिन में भी न्यू डे क्या चीज है। तो ये सेगमेंट काफी बढ़िया थी, लेकिन जे ऊसो ऑब्वियसली वहां पे खड़े होते हैं, रिया रिप्ली के साथ यीट करके चले जाते हैं, और रिया रिप्ली भी पूरा यीट का रिस्पॉन्स यहाँ करती हैं। इसके बाद नटालिया का मैच हुआ जोई स्टार्क के साथ, यहाँ पे कुछ खास बोलने के लिए है नहीं। नटालिया इज बैक ऑन टीवी आउट ऑफ नोवेयर, कैलगरी में एक रॉ की जरूरत थी सिर्फ, लेकिन आज वो इस मैच को जीत गई हैं, तो काफी बैक टू बैक विक्ट्रीज यहाँ पे अब उनको दी जा रही हैं। इसके बाद फिन बैलर कन्फ्रंट करते हैं बैकस्टेज रिया रिप्ली को, और वो बोलते हैं कि काफी टाइम से रिया मैं तेरे को ये बात बोलना चाहता था कि जो भी चीज जजमेंट डे में हुई वो तेरी और डेमियन की गलती है, हमें तो ब्लेम करने की सोचो भी मत, बिकॉज हमेशा से तुमने बोला था कि ये फैमिली होगी, सबको इक्वली ट्रीट करा जाएगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। तो रिया रिप्ली यहाँ पे बोलती है फिन को, भाई देख अगर तू सो पाता है रात को ये बात सोच के कि हमारी गलती है तो ठीक है भाई, तू अपनी फैंटेसी स्टोरी में जी सकता है। लेकिन यहाँ पे फिन बैलर फिर रिया रिप्ली को बोलते हैं कि अगर तू सोच रही है कि डोमिनिक तेरे अगेंस्ट क्यों गया, तो जितने टाइम तू गायब थी मैं ही वो बंदा था जो डोमिनिक को बार बार बोल रहा था कि रिया को भूल जा और लिव के साथ चले जा। ये चीज फिन बैलर ने ही आग लगाई थी डोमिनिक के अंदर। और वहां पे जे ऊसो आ जाते हैं दोबारा और फिन बैलर से पूछते हैं क्या तेरे को कोई प्रॉब्लम है, और फिन बैलर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है भाई, लेकिन जे तेरी बात करें तो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल पे तू ज्यादा फोकस कर, बिकॉज जिस तरफ तू देख रहा है ये तेरी लीग से बाहर है। तो जे ऊसो ऐसे यहाँ पे खड़े हैं और रिया रिप्ली उनसे बोलती हैं भाई ये सही तो बात बोली फिन बैलर ने,
और यहाँ पे रिस्पॉन्स होता है जे उसो का, क्या भाई मतलब तू कहना चाह रही है कि मैं तेरी लीग से बाहर हूँ? रिया रिप्ली कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तेरे को अभी इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल पे फोकस करने की जरूरत है। और जे उसो अपना चश्मा लगाते हैं और कहते हैं वही करने जा रहा हूँ, आई एम हेडेड टू द रिंग। जे उसो आते हैं रिंग में और वो बात करते हैं किस तरीके से अब फाइनली उनका वो मौका आ चुका है, इतनी सारी चीजें करने के बाद, काफी बार क्लोज आने के बाद, टू विन द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और आ जाते हैं यहाँ पे बाहर ब्रॉन ब्रेकर। ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पे एहसास करवाना चाहते थे जे उसो को कि जबकि 14 साल जे उसो को हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए हुए, लेकिन तब भी उसके बावजूद 6 महीने में ब्रॉन ब्रेकर उनसे बेटर सिंगल सुपरस्टार बन चुका है और उनको अपनी फैमिली का नाम यूज करने की जरूरत भी बिल्कुल भी नहीं पड़ी। यहाँ पे वो बोलते हैं कि कैसे उनका टाइटल ही उनकी फैमिली है और अगले हफ्ते जब उनका मैच होगा जे उसो के साथ, वो उन्हें एक्सपोज कर देंगे कि कैसे ब्लड लाइन के बिना, अपनी फैमिली के बिना जे उसो कभी कुछ बन नहीं सकता। और जे उसो बोलते हैं कि भाई देख, जो तूने बातें बोलनी थी वो आज बोल दी, लेकिन 14 साल से इस कंपनी में मैं हूं और उस दिन से मैं टाइटल जीत रहा हूं जब तू डायपर पहना करता था। वो बात करते हैं किस तरीके से आई कैन सी यू हैव द डॉग इन यू, लेकिन नेक्स्ट वीक मैं तेरे को डॉग वॉक कराऊंगा और तब तेरे को समझ आएगा कुत्ते की तरह कैसे घुमाता हूं मैं तेरे को, इतना तू डॉग डॉग करता है। और वो बोलते हैं कि तेरी इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल रेन उतनी ही छोटी ना हो जाए जितना छोटा तेरा एनएफएल का करियर था। और ब्रॉन ब्रेकर को ये दिल पे जाके लगी बात सीधी और इतना गुस्सा आया कि उन्होंने पंच करा सीधा जे उसो को और स्पीयर के लिए वो जाते हैं, लेकिन जे उसो ही स्पीयर मार देते हैं यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर को। तो बहुत ही कमाल की सेगमेंट थी, इसकी जरूरत थी इस फ्यूड को और मैं चाह रहा था कि शायद बैड ब्लड में करा जाए, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई नेक्स्ट वीक रॉ पे ही इस आईसी टाइटल मैच को कर रही है। आप लोग कमेंट्स में बताएं क्या जरा सा भी चांस है जे उसो का, और अगर वो नहीं जीतते हैं तो कैसे हार सकते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद जजमेंट डे का मैच होता है न्यू डे के साथ फॉर द टैग टीम टाइटल्स और ये भी भाई बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज थी बिकॉज यहाँ पे जेवियर वुड्स का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है जो न्यू डे को इंटरेस्टिंग बना रहा है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे वो मैच तो हार जाते हैं लेकिन LWO आ जाती है उनको बचाने के लिए और फिर बैकस्टेज पता लगता है कि भाई जेवियर वुड्स को ये बात पता ही नहीं थी, लेकिन कोफी किंगस्टन ने LWO को लाइसेंस दिया था कि तुम हमारी हेल्प करने आ सकते हो अगर जरूरत पड़े, बिकॉज रे मिस्टीरियो को जैसे अटैक करा था जजमेंट डे ने उसका बदला उनको भी लेना है। लेकिन जेवियर वुड्स कोफी किंगस्टन पे बहुत गुस्सा थे इस मैच के बाद भी कि आखिर क्या चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो तूने मुझे बताया भी नहीं। और कोफी किंगस्टन कहते हैं भाई पहले हमारे पास बिग ई था तो हमें इन सब चीजों की प्रॉब्लम नहीं थी। तो जेवियर वुड्स कहते हैं कि भाई तेरे को क्या लग रहा है कि मैं गुड इनफ नहीं हूं, क्या हम दोनों गुड इनफ नहीं है टाइटल्स जीतने के लिए, और बहुत ही ज्यादा गुस्से में वहां से चले जाते हैं। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है बिकॉज ऑडिसी जोन्स के बाहर जाने के बाद न्यू डे को ऐसा लग रहा था कि शायद हटा देंगे टेलीविजन से, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है और ये नया ट्विस्ट जो चल रहा है जेवियर वुड्स के कैरेक्टर में, ये मुझे अभी तक तो काफी सही लग रहा है। इसके बाद ब्रॉन्सन रीड का मैच होने वाला था ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ और भाई ये आते ही रिंग में सीधा ब्रॉन्सन रीड को ब्रॉन स्ट्रोमैन टर्न बकल पे फेंकते हैं और ऊपर की पूरी रोप ही टूट के गिर जाती है, रिंग पूरी शेक हो जाती है। ऑब्वियसली वो ऑन पर्पस करा गया या फिर क्या हुआ वो नहीं मुझे पता, लेकिन वही यहाँ पे कमाल का हमें पूरा सीन इन दोनों के बीच में फिर से देखने को मिला। ब्रॉन स्ट्रोमैन यहाँ पे अपनी वो एक्सप्रेस के लिए जाते हैं लेकिन ब्रॉन्सन रीड किसी फैन को उठा के ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर फेंक देते हैं। भाई बहुत ही कमाल की वो मोमेंट थी, लेकिन उसके बावजूद ब्रॉन स्ट्रोमैन यहाँ पे बैरिकेड के थ्रू जो है वो कूद जाते हैं सीधा ब्रॉन्सन रीड के ऊपर। तो रेफरीज ने तो इस मैच को यहाँ पे कॉल ऑफ कर दिया बिकॉज रिंग ही नहीं थी, तो आखिर मैच का लड़े तो इनको सेपरेट करा जाना था, पर ये बैक स्टेज ब्रॉल में एक बार फिर से कन्वर्ट हो जाता है। भाई क्या कमाल की ब्रॉल इनके बीच में देखने को मिली, जिस तरीके से ब्रॉन्सन रीड ने अपनी सुनामी लगाई, ब्रॉन स्ट्रोमैन इधर उधर फेंक रहे हैं, पूरी गोल्फ कार्ट को उठा के उन्होंने पलट दिया, कैमरा भी वहां पे जो है 2 मिनट के लिए बंद हो गया था। और उसके बाद ये फेक वॉल वाला सीन जो यूजुअली रेसलिंग में हमें देखने को मिलता है, जिसके थ्रू भागते हुए ब्रॉन स्ट्रोमैन अटैक कर देते हैं ब्रॉन्सन रीड को और दोनों बंदे वहां पे बुरे तरीके से क्रैश हो जाते हैं। तो इस फ्यूड में जितनी आग लगाई जा रही है वो मजा आ रहा है बहुत ज्यादा देख के। और बैकस्टेज मिस भी ब्रॉन स्ट्रोमैन को ये बात बोल के समझ जाते हैं कि एक मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर को इस पॉइंट पर हरा सकता है और मिस वो सही बंदा नहीं है जो डील कर सकता है ब्रॉन्सन रीड के साथ। तो ये चीज जितनी भी चल रही है अभी बहुत मजा आ रहा है देखने में एंड आई होप कि इनको मौका मिले, एक बैड ब्लड में मैच दिया जाए ताकि एक PLE पे भी फीचर होने का इन लोगों को मौका मिले। इसके बाद ये सेगमेंट देखने को मिली कमाल की बिकॉज लुडविग काइजर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि कैसे सैमी ज़ेन को मौका मिल रहा है फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप, या एटलीस्ट एडम पियर्स वो कंसिडर भी क्यों कर रहे हैं। और सैमी आते हैं यहाँ पे रिंग में और बात करते हैं लास्ट वीक कैलगरी में उनके लिए एक मच नीडेड मंडे नाइट रॉ थी, उनको वापस मोटिवेट करने के लिए कि वो वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकते हैं। और वो बात करते हैं कि किस तरीके से गुंथर को याद है कि रेसलमेनिया में सैमी ज़ेन ने उनको हराया था और उस बात से वो
डर रहा है, इसी वजह से बार बार वो मना कर रहा है सैमी ज़ेन के चैलेंज को टू एक्सेप्ट फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल। बाहर आ जाते हैं यहाँ पे लुडविग काइजर और वो बोलते हैं सैमी ज़ेन को ये कैसी नॉनसेंस है, ये क्या बकवास कर रहा है तू, बिकॉज ये मिरेकल था जो रेसलमेनिया में हो गया, वो तेरी बेस्ट मोमेंट थी करियर की, ऐसे मिरेकल बार बार नहीं होते, दूसरी बार तो नहीं होते हैं। और यहाँ पे सैमी ज़ेन कहते हैं भाई मुझे लुडविग काइजर तेरे से सुनने की कोई जरूरत नहीं है कि तू इसके बारे में क्या कहना चाहता है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट तेरे को मैं इतना बोलूंगा कि तुझे भी गुंथर से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, बिकॉज मुझे अंदर से पता है कि तुझे भी यही चाहिए जो मुझे चाहिए, और वो है वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल। इसी वजह से तूने अपने टैग टीम पार्टनर के अगेंस्ट टर्न करा था, लेकिन इतनी तेरे में हिम्मत नहीं है कि तू गुंथर के मुंह पे बात बोल सके कि तुझे भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना है। और गुंथर आ जाते हैं बाहर सीधा यहाँ पे, और लुडविग काइजर को बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था, और गुंथर आके सीधा पूछते हैं लुडविग काइजर से कि अगर कुछ बात है तेरे पास तो डेफिनेटली मुझे अभी के अभी बता दे। और लुडविग काइजर कहते हैं कि कुछ ऐसी बात थी जो काफी टाइम से मुझे बोलनी थी, और सीधा वो सैमी ज़ेन को अटैक कर देते हैं और गुंथर हंसने लग जाते हैं। और यहाँ पे सैमी पे अटैक कंटिन्यू होता है, और उसके बाद गुंथर कह देते हैं माइक लेके कि अभी भी मेरा आंसर नो है, तुझे मौका नहीं मिलेगा फॉर द वर्ल्ड टाइटल। और लुडविग काइजर यहाँ पे अटैक कंटिन्यू करना चाहते थे सैमी ज़ेन पे, पर उनको पड़ती है एक हेलुआ किक। तो सैमी ज़ेन वर्सेस गुंथर जबकि अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली होने वाला है। और लुडविग काइजर का ये जो टर्न आने वाला है कुछ टाइम में, इसको भी अब बहुत बड़े तरीके में आज टीज कर दिया गया है, तो मजेदार रहेगा और देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि बैड ब्लड पेपर व्यू में गुंथर और लुडविग काइजर के बीच का वो बैड ब्लड स्टार्ट होता है या फिर नहीं। इसके बाद बात करते हैं तो इयो स्काई का मैच हुआ बियांका बेलेयर के साथ, और ये मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा, इतना तो नहीं था खैर कि इयो स्काई ने हरा दिया बियांका को, लेकिन डेफिनेटली अब डैमेज कंट्रोल और जेड कारगिल बियांका यही फ्यूड चलेगी फॉर द वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स। और फाइनली बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जो कि था डेमियन प्रीस्ट वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। और यहाँ पे काफी कुछ क्योटिक था जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सारे जजमेंट डे के इंटरफेरेंसेस रिंग साइड कुछ ना कुछ चल ही रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डेमियन प्रीस्ट इसको जीत चुके हैं, एक साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम लगा के डोमिनिक को उन्होंने पिन कर दिया है। और वहां पे देखने को मिलता है कि जब जजमेंट डे एक बार दोबारा से अपर हैंड उनको मैच के बाद मिल रहा था, जे उसो का म्यूजिक हिट होता है, वो बचाने के लिए आते हैं, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर ब्रॉन ब्रेकर भागते आते हैं और स्पीयर मार देते हैं यहाँ पे रिंग साइड पे जे उसो को, और वो हेल्प करता है जजमेंट डे की अपने डोमिनेंस को कंटिन्यू करने के लिए, और एक बार फिर से रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो बैड ब्लड के लिए आज जो मेन इवेंट में स्टोरी रखी गई वो जजमेंट डे की थी, और इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को भी नेक्स्ट वीक के लिए उतनी ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। ओवरऑल काफी अच्छा शो था। आई होप नेक्स्ट वीक जो हेल इन अ सेल मैचेस की स्टेक्स और हीट हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाएं। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा गाइस तो लाइक जरूर करें, अपने ओपिनियंस इस पूरे शो के बारे में मुझे कमेंट्स में देने ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।